साथियों, आज हम आपको इंग्लिश में महत्वपूर्ण बिंदु सीटेट से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण परीक्षाओं से छांटे हुए प्रश्न हैं। तो अतः बहुत ही लाभकारी होंगे परीक्षाओं में। चलते हैं हम बिना देर किए की व्याख्या कर देते हैं। फर्स्ट वन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग चॉइस करना है। पर जैसे जेटिशन है, तो जेटिशन का मतलब होता है त्याग करना। तो यहाँ पे इसकी जो 4 बिंदु दिए हुए हैं, एक्सेप्ट, रिवार्ड, रिजर्व, कंसेंट, इसमें पहला उत्तर सही होगा, पहला उत्तर ए सही होगा। फिर दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब है कि अमेलियोरेट इसका उत्तर होगा डी, दूसरा सिनफुल। क्योंकि अपोजिट है इसलिए इसका सिनफुल होगा, सिनफुल हो जाएगा उत्तर डी। अमेलियोरेट का मतलब सुधार, पवित्र, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिनफुल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क का मतलब होता है भड़कीला या अननेचुरल। तो यहाँ पे उसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। आंसर हो जाएगा ए, ग्रोटेस्क का अपोजिट ए, नेचुरल, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे प्रश्न पे, ये भी अपोजिट ही है, डीविएस। डीविएस का मतलब होता है अपने पथ से भटका हुआ, रास्ते से हटा हुआ। तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रेट, सीधे, टेढ़ा मेढ़ा होकर हो जाएगा सीधे, स्ट्रेट। आंसर हो जाएगा ए। ऑब्वियस माने तो स्पष्ट होता है, सिंपल माने सादा होता है, सुपरफिशियल भी है। लेकिन यहाँ पे सीधे, डिवियस का मतलब पथभ्रष्ट, पथ से हटा हुआ, तो यहाँ पे सीधे अपने रास्ते पर। तो इसका सही आंसर ए होगा, स्ट्रेट, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें में चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इवेनिसेंट, इवेनिसेंट, इवेनिसेंट का मतलब कोई चीज़ जो क्षणिक हो, उड़ रहा हो, टिकाऊ न हो। तो इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, इसमें इमिनेंट है, परमानेंट है, परवेचिव है, इम्मानेंट है। तो इमिनेंट माने जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, परमानेंट का मतलब अस्थाई, परवेचिव का मतलब जो फैला हुआ हो, इम्मानेंट वैसे ही है। तो इसका मतलब इसमें जो इवेनिसेंट का अपोजिट होगा वो परमानेंट होगा, अस्थाई, परमानेंट, अस्थाई। आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the following question, choose the word opposite in the meaning to the given word. Laceration. लासरेशन का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, चीर फाड़ करना। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं, उपलब्ध विकल्प हैं, तो पहला वाला है कन्वर्सेंस, रिकर्परेशन, हीलिंग, पल्पिटेशन। तो सबसे इसमें विकल्प जो होगा लासरेशन का, वो हो जाएगा हीलिंग, तो आरामदायक, क्योंकि अपोजिट है। तो आंसर इसका होगा सी। आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, ये भी अपोजिट ही है। इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब है कोई चीज उलझा देना, एंटेंगल, फंसा देना। तो इसका जस्ट अपोजिट है डिसएंटेंगल। डिसएंटेंगल आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें प्रश्न पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का विलोम अपोजिट बताना है। तो इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब है कोई चीज ठूस के भरना, अंदर करना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्गॉर्ज, बाहर करना, कोई चीज उल्टी करना, बाहर निकाल देना। आंसर होगा इसका बी। बी आंसर होगा। चलते हैं 9वें प्रश्न पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। In the following question, choose the word opposite in the meaning to the given word. Hair tickle. Hair tickle. तो हेयर टिकल में हो जाएगा जो पुरानी बातों से जुड़ा हुआ हो और उत्तराधिकार संबंधित चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जब अपोजिट करना होगा और थोड़ा रूढ़िवादी न हो, हेयर टिकल का मतलब हो जाएगा न हो। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि बताया कि हेयर टिकल का मतलब होता है परंपराओं का पालन करने वाला, उत्तराधिकार जो चला आ रहा हो। तो यहाँ पे होगा उसका अपोजिट ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, विरोध करने वाला, परंपरावादी, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि उसमें परंपराओं का पालन न करने वाला है तो ऑर्थोडॉक्स में हो जाएगा परंपराओं का पालन करने वाला। हेयर टिकल का मतलब होता है परंपराओं का पालन न करने वाला। इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, यानी जो परंपराओं से जुड़ा हुआ हो। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10वें पे। अभी अपोजिट का लास्ट प्रश्न है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिलिस्ताइन। अब फिलिस्ताइन का मतलब होता है जिसने भाषा संगीत की पसंद या समझी नहीं हो, यानी जो इस सब चीज़ों को भाषा में, संगीत में उनकी रुचि न हो, तो फिलिस्तीन कहते हैं। तो इसका अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा आपका कल्चर, संस्कृत, क्योंकि फिलिस्तीन का मतलब एक प्रकार से असभ्य हो जाता है। तो यहाँ पे सभ्य का मतलब कल्चर, तो अपोजिट हो जाएगा कल्चर। उत्तर होगा ए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
11वें प्रश्न पर आगे में 10 प्रश्न जो है सिनोनिम के रहेंगे पर्यायवाची, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इन पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे प्रश्न है जिसका सिनोनिम बताना वो है डिबैकल। और डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, पतन। तो मिलता जो डिक्लाइन भी है, तो डिक्लाइन का मतलब अनिच्छुक होना होता है, मना करना होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा उचित जो विकल्प होगा वो डाउनफॉल होगा। डिबैकल का मतलब डाउनफॉल, पतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी उत्तर होगा। डिबैकल का डाउनफॉल सिनोनिम होगा, क्योंकि डिक्लाइन का मतलब तो कम होना होता है, कोई मतलब है नहीं। डिस्कम्फीचर का भी मतलब शर्मिंदगी होती है, यहाँ शर्मिंदगी, डिस्कम्फीचर शर्मिंदगी तो है नहीं। फिर डिजेनरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ नष्ट हो, जो टूट टूट करके, सड़ सड़ करके। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो डाउनफॉल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम के लिए ऑस्ट्रिसाइज। ऑस्ट्रिसाइज, अब ऑस्ट्रिसाइज का मतलब जात या देश से बाहर निकालना। ऑस्ट्रिसाइज की मीनिंग होती है जात या देश से बाहर निकालना, तो बैनिश करना होता है। अन्य विकल्प इससे उपयुक्त, जैसे एक तो पहला इसका पहला सही होगा बैनिश, मतलब देश से बाहर निकालना, समाज से बाहर निकालना। आंसर होगा इसका ए। अब बी लिटिल का मतलब तो समझ रहे हैं कि अपमान करना होता है, बहुत छोटा घटिया दिखाना होता है। बिगाइल का भी मतलब धोखा देना होता है। बिसीज का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। तो यहाँ सबसे उपयुक्त है ऑस्ट्रिसाइज का जो विकल्प है बैनिश है, तो देश निकालना, समाज से निकालना इत्यादि। तो विकल्प में यही सब देखना पड़ता है, मिलते जुलते हैं, जो सबसे क्लोज हो उसी को चुना जाता है। इसमें बैनिश जो है सबसे क्लोज है ऑस्ट्रिसाइज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। है प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक, प्रोफाइलेक्टिक, यहाँ पे जो है एच गलत हो गया है, एच हमारा गलत है। प्रोफाइलेक्टिक होता है। PRO इसको पढ़ा जाए, PROPHYLACTIC, प्रो PROPHYLACTIC, प्रोफाइलेटिक है, गलत छप गया है, इसमें एच हो गया है, प्रोफाइलेटिक। अब प्रोफाइलेटिक का मतलब रोकथाम से संबंधित, बीमारी को रोकथाम से संबंधित कोई चीज़ हो उसके संबंध में है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा, जैसे प्रोफाइलेटिक का मतलब बीमारी संबंधित, रोकथाम, तो यहाँ होगा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब सुरक्षात्मक, परहेज, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर्स, इलाज से अच्छा परहेज है। तो यहाँ प्रिवेंटिव सबसे अच्छा, इसका आंसर सी, आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखो चूज द वन बेस्ट, यानी जो सबसे अच्छा मीनिंग का प्रदर्शन कर रहा हो, सिनोनिम हो, मिलते जुलते तो कई बार कई विकल्प रहते हैं, लेकिन जो बेस्ट हो उसी का चयन करना है। अब यहाँ पे है कॉडल। क्या है? इसमें इंग्लिश में सब जरूरी है कि हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। कॉडल,
अब कॉडल का मतलब प्यार से देखभाल करना या गले लगाना, मतलब प्रेम ढंग से व्यवहार करना, कॉडल का मतलब। तब यहाँ पे चूँकि सिनोनिम है, ये सिनोनिम है तो इसका उल्टा सब होगा, सबसे सिनोनिम होगा वो हो जाएगा हडल। तो मतलब होता है ठंड के मारे एक जगह जमा हो जाना। हडल का मतलब तो हो जाएगा ठंड के मारे एक जगह जमा हो जाना, ये होगा नहीं। सेटिस्फाई संतुष्ट होता है, चीड़ धोखा देना होता है, इसलिए सबसे अच्छा उत्तर सी होगा, सी। तो सबसे अच्छा उत्तर इसमें इसका जो विकल्प होगा सी, प्रोटेक्ट, सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है फ्लिमजी। फ्लिमजी का सिनोनिम बताना है। तो सर्वप्रथम फ्लिमजी का मीनिंग होता है कमजोर। फ्लिमजी का मतलब कमजोर, अस्पष्ट, धुंधला। तो यहाँ पे विकल्प जो दिए गए हैं वो फनी है, इरेशनल है, वीक है, पार्टीजन है। तो फनी मजाकिया होता है, इरेशनल जो है मतलब रेशनल जैसे ना हो, जो तार्किक न हो, वीक कमजोर। तो फ्लिमजी यहाँ सबसे अच्छा उपयुक्त विकल्प लग रहा है, वीक। आंसर होगा सी, आंसर सी। अब पार्टीजन का भी मतलब अच्छा पक्षपात पूर्णतः, यहाँ पक्षपात से कोई मतलब है नहीं, इसलिए सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें सी ही है, वीक, फ्लिमजी का वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलहवां प्रश्न है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, अब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, इसका सिनोनिम ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस। अब स्पष्ट में देखिए मिलता जुलता मीनिंग क्लियर भी दिया है, कॉशस दिया है, एग्जॉर्बिटेंट दिया है। तो क्लियर माने भी स्पष्ट होता है, लेकिन क्लियर से मतलब जैसे पानी साफ हो, कोई निर्णय क्लियर हो, स्पष्ट हो। कॉशस सचेत होता है, एग्जॉर्बिटेंट जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो यहाँ सबसे उपयुक्त जो मीनिंग होगी, सिनोनिम होगी एक्सप्लिसिट की, वो होगी ऑब्वियस, स्पष्ट, एक्सप्लिसिट। तो उपयुक्त आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका जो सिनोनिम होगा, बेस्ट मीनिंग, डिलीजेंट। जैसे जानते हैं डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत परिश्रमी व्यक्ति, मेहनती, जो दिमाग पूर्वक काम करे। अब इसमें तो विकल्प में जो दिए हुए हैं उसमें से इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ बुद्धिमान होता है, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान होता है, मोडेस्ट का मतलब होता है कि आधुनिक या कार्यशैली में एक्सपर्ट, आधुनिकता के अनुसार, नम्र या साधारण। तो यहाँ सबसे उपयुक्त जो मीनिंग होगी वो होगी आपकी डिलीजेंट की इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने मेहनती, बुद्धिमत्ता पूर्वक जो मेहनत करता हो, मेहनती हो, जल्दी थकने वाला ना हो, अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, तो उस दैट इज का इंडस्ट्रियस। आंसर होगा आपका यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। In the following questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Familiar, familiar। अब familiar की मीनिंग होती है परिचित, किसी से जो व्यक्ति रूबरू हुआ हो, वह व्यक्ति उसको जानता हो, familiar।
तो अब यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं वो हैं वेल नोन, फैमिलियल, रिलेटिव, कॉमन। तो अब यहाँ पे जो फैमिलियर का मतलब तो परिचित हो, तो वेल नोन का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानना। विकल्प तो आपका यही होगा, वेल नोन, आंसर इसका ए होगा। फैमिलियर का मतलब, लेकिन यहाँ फैमिलियल भी दिया है। अब फैमिलियल की मीनिंग क्या होती है? परिवार से संबंधित, फैमिलियल। तो यहाँ थोड़ा अंतर है, परिवार से संबंधित मैटर है। रिलेटिव रिश्तेदार होता है। कॉमन है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, इसलिए सबसे उपयुक्त वेल नोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजर्ट, DESSERT, डिजर्ट। अब यहाँ पे देखो मीनिंग, ये प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए विशेष ध्यान दें इस पर। डिजर्ट, एक होता है डिजर्ट रेगिस्तान, ये यहाँ पे DESERT, ये है DESSERT, DESSERT। तो यहाँ पे डिजर्ट जो होता है, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश पर्सन जो होते हैं भोजन के बाद मिष्ठान अवश्य ग्रहण करते हैं, तो भोजन के बाद, लंच के बाद जो मिष्ठान ग्रहण किया जाता है तो उसको डिजर्ट कहा जाता है, DESSERT। थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा, रेगिस्तान वाले DESSERT से, DESSERT से। तो यहाँ पे मिष्ठान पकवान से मतलब है। तो सबसे उपयुक्त देखो, वेस्टलैंड का तो समझ रहे हैं, निर्जन स्थान, एबंडन, त्याग देना। ब्रॉथ जो होता है रसा होता है, यहाँ स्वीट डिश, सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा वो स्वीट डिश होगा, सी। याद रख लें, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीट डिश, डिजर्ट, DESSERT, डिजर्ट का सिनोनिम जो होगा स्वीट डिश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफिलिएट, 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 अफिलिएट का मतलब संबंध होना। जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के विद्यालय कहते हैं हम CBSE बोर्ड से अफिलिएट हैं, UP बोर्ड से अफिलिएट हैं, ICSI बोर्ड से अफिलिएट हैं, यानी संबंध होना, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से संबंधित होना। तो इसका सबसे अच्छा विकल्प जो लग रहा है, कंट्रोल तो होगा नहीं, कॉपी भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेट भी नहीं, एसोसिएट होगा, इसे एसोसिएट होना होगा। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो हो जाएगा विकल्प बी। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर गलत दिया हुआ है, इसको होना चाहिए 21, क्वेश्चन नंबर 21। द गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, द गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, इसका आंसर होता है, यानी कि जो संभ्रांत लोग हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। तो आंसर सही होगा इसका बी। भाई ब्यूरोक्रेसी में शासक लोग चलाते हैं, ऑटोक्रेसी में तो राजतंत्र होता है, कोई व्यक्ति चला, ओलिगार्की में कुछ व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट नोबेल लोगों के द्वारा चलाया गया सरकार को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाईसवें प्रश्न में, तो 22वें में भी होगा जैसे टू स्टोर एंड स्टॉक, टू स्टोर एंड स्टॉक। इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा होर्ड मानी इकट्ठा करना, होर्ड मानी इकट्ठा करना, आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि हेल माने तो स्वागत करना, हाइड माने छुपाना, होर्डे माने भी इकट्ठा करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त यही लग रहा है, उपयुक्त जो है यही लग रहा है।
तो इसलिए जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो HOARD हो, मैंने इकट्ठा करना, तो यही विकल्प होगा इसका, टू स्टोर एंड स्टॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स। तो सबसे देखो, स्टडी ऑफ रिलेशंस है, ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर मतलब अंगों के संबंधों का, उनका वातावरण के प्रति अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स। तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प जो होना चाहिए वो है वो जो होगा इकोलॉजी। विकल्प है बायोलॉजी, इकोलॉजी और साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण होगा, इसका एग्जाम्पल जो होगा उसको, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड दियर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग का मतलब है यहाँ पे, तो इसका उत्तर इसमें होना चाहिए इकोलॉजी। आंसर इकोलॉजी। तो सबसे अच्छा उत्तर हुआ इकोलॉजी, बी। भाई बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन हो गया, साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो गया, फिजियोलॉजी का मतलब शरीर से संबंधित अध्ययन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24वें प्रश्न पे। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया। तो इसका सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो होगा पेरीफेरी, क्योंकि पोर्च तो ऊपर होता है, बालकनी भी, हॉल, बरामदा भी उससे होता है। तो यहाँ बाउंड्री ऑफ एन, जो घर के चारों ओर होगा उसको पेरीफेरी कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लास्ट। ए वार ऑफ रिलीजियंस, धार्मिक युद्ध को क्रूसेड कहा जाता है। इसका समय न लेते हुए जल्दी, क्रूसेड, क्रूसेड को ए वार ऑफ रिलीजियंस कहते हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि कैलीग्राफी तो उसको कहते हैं जो हाथ से लिखने की कला, सुंदर लिखावट को। कंट्राबैंड विरोध है, कैवलरी घुड़सवारी का सैनिक है, इससे संबंधित है नहीं, यहाँ तो क्रूसेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग का चलता है, मिलती जुलती स्पेलिंग है, उसमें सबसे उपयुक्त स्पेलिंग को छाटना है। यहाँ प्रश्न नंबर भी गलत छप गया है, 36 हो गया है, ये 26 होगा, प्रश्न नंबर 26। तो 26 का आंसर जो सबसे उपयुक्त है वो है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। INTERMI, इंटरमिटेंट, ये नहीं, वो तो टेंट हो गया, इंटरमिटेंट। सी आंसर होगा, आंसर सी, इंटरमिटेंट। INTERMITTEN, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट नहीं, इंटरमिटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गिरी, अब इसमें से चारों में से सही विकल्प छांटना है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर गलत है, 27 होगा, क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीवांस, ग्राइवेंस, ग्रीवियंस, ग्रीवेंस, इसमें उपयुक्त जो मीनिंग होगी वो स्पेलिंग होगी, उसको छांटना है। तो इसमें सबसे अच्छा है जो विकल्प है
वो हमें बी लग रहा है, ग्रेवेंस होता है, GRIVANC, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, यहाँ भी प्रश्न गलत हो गया है, ये 28 होगा, 28 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो आंसर है ओकेजन सही, OCCASION होगा, OCCAS बिना समझ लेते हुए तो ओकेजन, इसको याद रखना, OCCASION सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें भी 29 प्रश्न गलत हो गए। 29, तो 29 में जो होता है, अब देखना पड़ेगा ध्यान से कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग सही। अब इसमें सोवरेंटी, SOVEREIGNT, ये सही है आंसर, और मिलने के तो और सोवरेंटी, ये सब गलत है, आंसर इसका हो जाएगा ई। लास्ट क्वेश्चन है अकोमोडेशन, ये बहुत लगभग सभी परीक्षाओं में जरूर आता है प्रश्न, इसका ध्यान कर लें। लास्ट और 30वां प्रश्न है एकोमोडेशन, तो इसका आंसर जो सबसे सही उत्तर होगा बी हो, अकोमोडेशन, ACCOMMO, अकोमोडेशन, याद रखें अकोमोड, इसमें बल्कि याद कर लें कि 2 C है 2 M है, इसको याद करके रखें, 2 C है 2 M है अकोमोडेशन में, इसे याद रहेगा, नहीं गड़बड़ होने के चांसेज रहते हैं। तो अकोमोडेशन उपयुक्त विकल्प है, सही स्पेलिंग वाला ऑप्शन है, तो इसका आता उत्तर इसका हो जाएगा बी। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और परीक्षा संबंधित लाभ प्राप्त करिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।